जयराम जी की आज अपन काव्य बोध का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। कौन सा? काव्य बोध का पार्ट 3। 2 पार्ट अपन क्या कर चुके हैं, पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिन भी बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख ले, उसके बाद आपको पार्ट 3 देखने में और ज्यादा समझ में आएगा। तो देख लेते हैं, अपन बात कर रहे हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 की। पार्ट 2 में जहां पढ़ रहे थे उसी के बाद से अपन पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन पार्ट 1 में एक बात कर ले रहे हैं। ये जो पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में अपन ने काव्य बोध का जो संक्षिप्त परिचय था उस चीज को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन भी वहां पर बताया था एक्स्ट्रा, चंपू काव्य, क्योंकि काव्य के भेद जब बता रहे थे तो काव्य के भेद बताए थे 2, कौन कौन सा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। लेकिन ये लास्ट में ये बताया गया था एक जगह कि एक और क्या होता है, चंपू काव्य। तो चंपू काव्य के लिए हमने ये बता दिया था कि गद्य और पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है, चंपू काव्य कहलाती है। लेकिन यहां पर आप लोगों को उसके बाद जो बताए थे दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य चले, महाकाव्य, खंड काव्य चले, या दूसरे वाले पार्ट में अपन ने महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज अपन को महाकाव्य और खंड काव्य में क्या पढ़ना है, अंतर। तो यहां से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था, बोले सर सभी के एग्जाम्पल हमें पता है, तो एक चंपू काव्य का एग्जाम्पल हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो चंपू काव्य का एग्जाम्पल सुन लीजिए, सिद्धराज। ये किसका उदाहरण है? चंपू काव्य का उदाहरण है सिद्धराज। ठीक है, सिद्धराज एक चंपू काव्य है। इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, चंपू काव्य का भी उदाहरण हो गया। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन शायद बाय द चांस कभी पूछ दे कि चंपू काव्य क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो चंपू काव्य का उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, सिद्धराज, और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण की और जो अन्य रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। चलो देख लेते हैं, अपन आते हैं पार्ट 2 में पढ़ चुके थे थोड़ा सा परिचय के बाद यहाँ पर आ गए थे अपन महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषाएं पढ़ चुके थे। आज पार्ट 3 में अपन को महाकाव्य और खंड काव्य में क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। तो देखते हैं, महाकाव्य में जब परिभाषा बता रहे थे तो हमने लॉजिकली चीजें भी उसमें बताई थी कि क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, छिपा रहेगा। उसका जो लॉजिक है महाकाव्य का और खंड काव्य का, इनका लॉजिक आपको बताया था कि इसी में क्या होता था, छिपा रहता था। देखो यहीं से थोड़ा सा चर्चा करने लग रहे हैं पुरानी बात पर, महाकाव्य और खंड काव्य। काव्य को मैंने दोनों से क्या कर दिया था, हटा दिया था। जब हमने इस वर्ड को लिया था, पहला शब्द क्या लिया था, महा, और महा से हमें क्या बात मिली थी, विस्तृत। क्या मिली थी, विस्तृत। और खंड, खंड का मतलब हमने बताया था टुकड़ा। खंड का मतलब क्या बताया था, टुकड़ा। और टुकड़ा के लिए जब तीसरा पॉइंट लिखा था, सेकंड वीडियो में आप देखना, टुकड़ा के लिए जब 3 पार्ट में अपन ने खंड को 3 पार्ट लिखे थे, 3 पार्ट में लास्ट में एक शब्द लिखा था सीमित। क्या लिखा था, सीमित। और इसी सीमित से अपन ने क्या किया था, परिभाषा बताई थी खंड काव्य की, सीमित कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। पहले वाले में ये जो विस्तृत है ये भी अपन ने तीसरे नंबर ही लिखा था। क्या लिखा था, तीसरे नंबर पे ही लिखा था। तो उसमें भी बताया था कि विस्तृत कलेवर वाले, इन दोनों में अपन ने क्या लगा दिया था, कलेवर। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य। और यहाँ लिख दिया था सीमित कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, खंड काव्य। अब ध्यान से सुनिए, विस्तृत मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। और सीमित का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। कोई भी चीज अगर बड़ी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो जो चीज होगा, क्या होगा, जो जो चीजें भी आएंगी वो सभी अधिक मात्रा में आएंगी। क्या आएंगी, अधिक मात्रा में आएंगी। और सीमित वाले में जो जो चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, कम मात्रा में आएंगी। जैसे एक पॉइंट बता देता हूं, आपके दिमाग में अगर परिभाषा पता चल गई है कि महाकाव्य और खंड काव्य में परिभाषा पता चल गई कि परिभाषा क्या कहती है, तो परिभाषा ये कहती है महाकाव्य की कि विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। तो विस्तृत का जस्ट उल्टा क्या कर दिया, सीमित कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। अब यहाँ सब कुछ विस्तृत था तो हर चीज क्या होगी, ज्यादा ज्यादा अर्थात अधिक अधिक चली जाएगी, और उस साइड क्या हो जाएगी, कम कम चली जाएगी। देखिए बात करते हैं यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो हमें याद रखना है कि बोर्ड की क्लासों में, कॉपियों में हम लिखते कैसे हैं, इस बात का भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो देखो एक साइड लिखा अपन ने महाकाव्य, कॉलम बना लिया,
देखना ये बना रहे हैं महाकाव्य और दूसरे साइड क्या लिखा, खंड काव्य। नोट कर सकते हैं बच्चे, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा ये अपन ने क्या कर लिया, एक कॉलम बना लिया। चाहे तो यहां पर एक और कॉलम बना सकते हैं और वो कॉलम यहां पर काहे का हो जाएगा, क्रमांक। ये टेबल इस तरीके से अपन ने क्या कर ली, बना ली। तो पहला वाला जो पॉइंट है इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं, परिभाषा ही लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, परिभाषा। परिभाषा वाला क्या हो जाएगा, यहां पर महाकाव्य की परिभाषा क्या थी, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। और उस साइड जब हमने परिभाषा बताई थी तो केवल विस्तृत की जगह पर क्या चयनिंग करना है, सीमित। यहां लिख देंगे सीमित कलेवर वाले काव्य को खंड काव्य कहते हैं। कोई दिक्कत है, ये सेकंड वाले वीडियो में अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा है डिटेल से। चलो दूसरा अंतर, जब यहां पर कलेवर विस्तृत है, कलेवर विस्तृत है और वहां पर कलेवर क्या है, सीमित है, तो सीधी सीधी बात है कि इसमें घटनाएं भी क्या होंगी, घटनाएं जो होंगी वो भी अधिक होंगी। अर्थात इसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का, किसका, संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। ठीक है। या यूं कहें, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है। क्या कह देंगे, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्या रहता है, वर्णन रहता है। चलो अगर ज्यादा दिक्कत और सिंपल बनाए, संपूर्ण, देखना यहां पर इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या ये वाला तरीका अपना, इसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का क्या होता है, वर्णन रहता है। क्लियर। यहां पर क्या आ जाएंगे, छोटा है भाई, क्या है, छोटी चीज है, तो किसी का दो घटना का वर्णन हो जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की एक या दो घटनाओं का, क्या लिख दिया, एक या दो घटनाओं का क्या रहता है, वर्णन रहता है। एक या दो घटनाओं का वर्णन रहता है। ये कौन सा हो गया, सेकंड वाला। तो दूसरे वाले अंदर में भी दिक्कत नहीं जा रही है। तीसरा वाला देखिए, यहां से अपन ने ये बात की, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण वर्णन रहता है। जीवन में जितनी भी घटनाएं होंगी उसका क्या रहना है, संपूर्ण वर्णन। और संपूर्ण वर्णन रहेगा तो सीधी सीधी बात है कि इंसान के जीवन में दुख, सुख, विभिन्न प्रकार के उत्कर्ष, आनंद जो है, ये सभी भाव क्या होते हैं, जीवन में आते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी रस हैं, क्या है, जितने भी रस हैं लगभग इसमें सभी रसों का प्रयोग किया जाएगा। और एक या दो घटना, मान लीजिए कोई युद्ध की घटना का वर्णन आ गया उसका, तो वहां पर केवल क्या रहेगा, वीर रस बस रहेगा। एक या दो रस, जब यहाँ पर एक या दो घटना ही है तो यहाँ पर रस भी कितने होंगे, एक या दो। यहाँ पर संपूर्ण रचनाएं हैं तो अर्थात रसों की संख्या कितनी, संपूर्ण रस इसमें क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो संपूर्ण रचना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अधिक रसों का प्रयोग किया जाता है। क्या लिख सकते हैं, अधिक रसों का प्रयोग किया जाता है। और इस वाले में क्या आ जाएगा, जब यहां अधिक की बात है तो अधिक का अपोजिट अर्थात विलोम क्या होता है, कम। तो यहां लिख देंगे इसमें कम रसों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 4 अंतर पढ़ना है। कितने पढ़ना है,
4, क्योंकि 4 नंबर का आना है, इससे ज्यादा आना नहीं। तो आम खाना है, हमें गुठलियां नहीं गिनना है। जितने नंबर का आए कम पढ़ना है और नंबर भी पूरे चाहिए, फालतू का पढ़ते रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, ये 3 हो गया। चौथा वाला, यहां बात चल रही थी अधिक रसों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या होता है, कम रसों का। याद रखें, यहां पर कम से कम बात किसकी कर रहे हैं, महाकाव्य की। बड़ा है तो इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8। यहाँ 1-2 घटनाएं होने तो 1 या 2 सर्ग चल सकते हैं। जैसे आपको बता दूं, रामायण में देखे होंगे कितने अध्याय हैं, 7 की 8, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोटल क्या है, महाकाव्य क्या है, महाकाव्य, तो इसमें 8 सर्ग है। यहाँ बात करें, इसमें कम रसों का प्रयोग की, सॉरी, बात चल रही थी यहाँ रसों की, अर्थात अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सर्ग की। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, 1 या 2 घटना। जैसे अपन ने ले लिया सुंदरकांड, तो सुंदरकांड में केवल क्या है, हनुमान जी का वहां पर जाने का वर्णन बस है, ठीक है। लंका कांड में केवल लंका की बस घटना का वर्णन किया जा रहा है। अयोध्या कांड में केवल अयोध्या की घटना का वर्णन किया जाता है। तो अगर इनका एक एक चीज का लिया जाता है तो ये क्या कहलाएंगे, खंड का। क्लियर। और यहाँ पर सभी का बात करें, पूरी रामायण लेते हैं तो इसमें क्या है, सभी घटनाओं का वर्णन है, सभी रसों का वर्णन है। तो सीधी सीधी बात कहें, सर्ग कितने हैं, 8। यानी इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 सर्ग होने चाहिए। या इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इसमें कम से कम क्या होते हैं, 8 सर्ग होते हैं। कितने, 8 सर्ग होते हैं। और इस समय जब 1 या 2 घटना ही है, क्या लिखा, 1 या 2 घटना, तो यहां पर इसमें 1 या 2 सर्ग होते हैं। समझ में आई, इसमें 1 वा ना लगाओ, क्या लगाओ, या 1 या 2 सर्ग होते हैं। क्लियर हो गया। ये हो गए हमारे 4 अंतर लिख दिया। 1 याद रखें, जब 4 नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है, 4 का, तो आप लोगों को लिखना क्या क्या है, पहला पॉइंट ये लिखना, दूसरा ये लिखना, तीसरा ये लिखना। चौथा वाला में ये लिख करके ये पॉइंट जरूर लिख देना जो मैं 5 में बता रहा हूं। क्या कर देना, उदाहरण लिख देना। क्या लिख देना, उदाहरण। तो महाकाव्य का भी बात कर रहा था मैं, रामायण, तो रामायण की जगह पर हम लिख लेते हैं रामचरितमानस। क्या लिख लेते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी। डैश लगा करके अपन ने क्या लिख दिया, तुलसीदास। क्या लिख दिया, तुलसीदास। क्लियर हुआ। दूसरा कामायनी, क्या लिखा, कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद। एक आध वीडियो में अपन क्या करेंगे, टोटल इनकी सभी महाकाव्य और खंडकाव्य जो ये रचनाएं हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। दूसरा यहां पर आ जाते हैं, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, खंडकाव्य का सुदामा चरित्र। सुना होगा आप लोगों ने, इसी का, इन्हीं चीजों का कोई एक टुकड़ा उठा लो। क्या लिख दिया, सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र जो है, इसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास। कौन है, नरोत्तम दास। क्लियर। किसी एक आध घटना का यहां पर देखिए, सुदामा चरित्र लिखा अपन ने, इसमें केवल क्या है, सुदामा और कृष्ण के मिलने का वर्णन किया गया है। तो एक खंड है, एक टुकड़ा है उस पूरी कहानी का। जबकि ये कृष्ण लीला की अगर बात करें तो टोटल कृष्ण भगवान के बारे में क्या है, दी गई। तो ये हो गया इसका उदाहरण, और इसका ये उदाहरण हो गया। ठीक। दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं, पंचवटी। क्या लिख लिया, पंचवटी। पंचवटी जो है मैथिली शरणगुप्त का है। क्या है, पंचवटी। और पंचवटी के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। जो भी अपन ने बात की थी चंपू काव्य में, सिद्धराज जो थे, सिद्धराज ने क्या लिखा है, चंपू काव्य, तो ये मैथिली शरण गुप्त। यहां तक अगर आप लोग लिख दोगे तो आप लोगों को ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि इतना लिख देने के बाद उसे 4 नंबर ना मिले। क्लियर हो गया।
अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कहने लगते बोले सर हमें याद नहीं होता। अब याद नहीं होता है तो उनके लिए देखो 7 पॉइंट बनाना, 8 पॉइंट बनाना, 9 पॉइंट जितने देखना। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि काव्य बोध में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, पहले वाले पार्ट में बताया था। उसमें बताया था रस पढ़नी है, छंद पढ़नी है, अलंकार पढ़नी है, ये सब चीजें क्या करती थी, बता दी थी कि ये सब चीजें अपन को क्या करना है, पढ़ना है। तो बात की जा रहे हैं अब पॉइंट बनाने हैं। इतनी बात दिमाग में आ गई कि महा लगा है, अधिक बात चलनी है, खंड लगा है, कम बात चलनी है। चलिए आ जाओ शुरू। कहां बात कर रहे थे, रस। इसमें अधिक रसों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम रसों का प्रयोग किया जाता है। छठवां पॉइंट, इसमें अधिक छंदों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कितने हो गए, 5 2 7। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। कितना सारा लिखना है, अधिक कम करके जिसको जैसा लिखना हो चल जाए। ये केवल बताया कि 4 में से 1 नंबर भी ना कटने पाए, आधा भी ना कटने पाए। हमारे मेहनत के नंबर आया, फ्री के नंबर नहीं है। बोल नहीं देते, बोले सब मेहनत से पैसा कमाया है, उसी तरीके से मेहनत की है, पढ़ा है, हमें 1 नंबर भी नहीं कटने देना, तब ये लिखना है। और मक्कारी करना है, मस्ती करना है, तब उनके लिए ये वाले पॉइंट देख लो। 4 पॉइंट इतने सरल बता रहा हूँ। इसमें अधिक रसों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम रसों का प्रयोग किया जाता है, 1 नंबर। दूसरा, इसमें अधिक छंदों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम छंदों का प्रयोग किया जाता है, 2 अंतर। तीसरा, इसमें अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, 3 अंतर। चौथा, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, अर्थात इसमें अधिक पात्र होते हैं, इसमें कम पात्र होते हैं, 4 अंतर। पढ़ना बंद करो, आज से छोड़ दो, ये 4 अंतर लिख देना। हो सकता है शायद 3 नंबर दे दे, मेहरबान हो जाए। अगर 4 चाहिए तो क्या लिखेंगे, ये अंतर लिखेंगे। क्लियर हुआ। चलो तो आज अपन ने क्या पढ़ लिया, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। इसके बाद काव्य बोध का जब पाठ चौथा पढ़ेंगे तो उसमें अपने लिए बचने के पढ़ने के लिए बचा है पाठ्य मुक्तक और गृह मुक्तक। ठीक है, तो 9th से लेकर के 12th की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस चीज को भी अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो पाठ्य मुक्तक थे और गृह मुक्तक, तो इन सब चीजों को अपन पढ़ेंगे अगले बाद में। लेकिन अब आते हैं अपन पार्ट 4 पे, इस पे चलेंगे। इसके बाद अपन पार्ट 4 जैसे ही स्टार्ट होगा, क्या होगा तो देख लो। पार्ट 4 में क्या पढ़ना है अपन को, पार्ट 4 में रस से स्टार्ट करना है। क्या पढ़ेंगे, रस। और पार्ट 4 में हमारा टोटल रहेगा रस का संक्षिप्त परिचय। क्या रहेगा, रस का संक्षिप्त परिचय। जब आप पार्ट 4 देख लेंगे तब आपको रस बिल्कुल क्या लगने लगेगी, उनको सरल लगने लगेगी। और पार्ट 5 और 6 ये 2-3 पार्टों में ये अपनी रस कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जयराम जी की। मिलते हैं अगली वीडियो में।